हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर दिवाकर सर। बच्चों, आज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट कवर करने वाले हैं। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो रियल एक्सपेरिमेंट पर आए उसके पहले कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। क्यों एक डीएनए से दो डीएनए बनता है? जब कभी कोई सेल डिवाइड करता है तो दोनों सेल को जेनेटिक मटेरियल चाहिए। इसलिए सेल डिवीजन के ठीक पहले, जिसको हम एस फेज कहते हैं, एस फेज में एक डीएनए दो डीएनए में चेंज हो जाता है। तो जब ये पता चल गया कि डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और डीएनए अपने नंबर को डबल कर सकते हैं, तो अब ये खोज की जाने लगी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दो डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, वो होता कैसे? तो इसमें दो तरह के ओपिनियन थे मेनली। एक ओपिनियन तो ये था कि एक जो डीएनए है वो अकेला वो खुद रह जाएगा और एक नया डीएनए बनेगा, एक नया डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड बनेगा। तो इस तरह का यदि रेप्लिकेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहेंगे। एक दूसरा ओपिनियन ये था कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बनेंगे तो दोनों ही डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नया होगा। यदि इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, इन दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म में ये प्रूफ हो चुका है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बनेगा तो दोनों ही डीएनए में एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और एक स्ट्रैंड न्यू होगा। इस तरह के रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है कि प्रोकैरियोट में ई कोलाई वाज द मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसमें ये प्रूव किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम प्रूव करेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। तो आइए अब एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के पहले थोड़ी और भी कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। एक तो ये इस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए मेसेल्सन एंड स्टॉल ने जिस टेक्निक का यूज किया, इस टेक्निक का नाम था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। और इस टेक्निक के लिए इन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया, डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन, बाय यूजिंग सीजियम क्लोराइड, CaCl। CaCl का इन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जैसे आप क्या करते हो कि शुगर है ना, शुगर का एक सॉल्यूशन बना लेते हो, चीनी का एक शरबत बना लेते हो और उसको थोड़ी देर तक छोड़ देते हो फ्रिज में स्टेबल होने के लिए। तो जैसे मान लो कि आपने सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन में शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो कुछ देर इसको छोड़ दो तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन का मतलब? ऊपर से जब नीचे आओगे ना तो इसकी डेंसिटी वेरी करेगी, इंक्रीज होगी इसकी डेंसिटी। ऊपर की डेंसिटी कम होगी, बीच की डेंसिटी उससे थोड़ी और ज्यादा होगी, नीचे की डेंसिटी उससे और भी ज्यादा होगी। इसलिए शुगर सॉल्यूशन को जो आपने बनाया, चीनी का शरबत बनाया, उसको जब आप पीना शुरू करोगे तो ऊपर की मिठास कम होती है, बीच की मिठास थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो नीचे की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग डेंसिटी का तीन पार्टिकल ले लेते हैं। सपोज एक ये पार्टिकल लिया जिसकी डेंसिटी कम थी, थोड़ा इससे बड़ा पार्टिकल लिया, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, और एक सबसे और बड़ा पार्टिकल लिया जिसकी डेंसिटी और भी ज्यादा है। और इन तीनों पार्टिकल्स को हम इस डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में डाल दें तो इस पार्टिकल की डेंसिटी जहां से मैच करेगी, जैसे इसकी डेंसिटी सबसे कम है तो ये ऊपर की तरफ स्टेबल रहेगा, इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है तो ये मिड, क्योंकि मिड रीजन का ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन है उसमें मिडिल रीजन की डेंसिटी ज्यादा है।
और इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे नीचे जाके स्टेबल होगा। इसी जिसको अभी मैं शुगर सोल्यूशन कह रहा था, उसी तरह का सोल्यूशन उन्होंने किसका बनाया, बाय यूजिंग सीजियम क्लोराइड। तो इसी टेक्निक को इन्होंने यूज़ किया था ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। एंड व्हाट वाज द मॉडल ऑर्गेनिज्म, मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसमें इन्होंने प्रोकैरियोट में प्रूव किया, दिस मॉडल ऑर्गेनिज्म वाज ई कोलाई। ई कोलाई में इन्होंने प्रूव किया। अच्छा, अब एक चीज और समझ लो कि इस टेक्निक में इन्होंने नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप यूज किया था, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए, ये हैवी आइसोटॉप है, ये रेडियो आइसोटॉप नहीं है। ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, लेकिन ये हैवी आइसोटॉप जरूर है। नॉर्मल नाइट्रोजन N14 होता है, ये हैवी आइसोटॉप N15 होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि जैसे ई कोलाई है, मान लो ई कोलाई है, ई कोलाई का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो ई कोलाई को इन्होंने ग्रो किया इन N15 मीडियम। ई कोलाई को इन्होंने ग्रो किया N15 मीडियम। तो नाइट्रोजन डीएनए में किस में होता है, नाइट्रोजनस बेस में होता है। तो बेस को वो क्या करेगा, लेवल कर देगा। तो ये ई कोलाई को N15 मीडियम में तब तक ग्रो करते रहे जब तक दोनों स्ट्रैंड इसका N15 से लेबल्ड ना हो जाए। तो ये N15 से देखो, ये N15 से लेबल्ड हो गया है डीएनए। किसका डीएनए, ई कोलाई का डीएनए। अब एक ऐसा डीएनए जिसके दोनों ही स्ट्रैंड N15 से लेबल्ड हों, इसको यदि हम डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में डालेंगे जैसा कि यहाँ पर है, तो देख रहे हो यहाँ क्या लिखा है कि N15 मतलब दोनों स्ट्रैंड N15 से लेबल्ड। तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में बिल्कुल नीचे जाके स्टेबल हुआ है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, सब्सटेंस की डेंसिटी। और डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ की होती है, नीचे की होती है, नीचे की ओर होती है। तो नीचे की ओर होती है, तो ये नीचे की तरफ अपना बैंड दिखा रहा है। ये बैंड जो है बिल्कुल नीचे की तरफ अपीयर हो रहा है, बॉटम की तरफ अपीयर हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट है। तो इन्होंने क्या किया, मेसेल्सन स्टॉल ने, पहले तो वो ई कोलाई को कहां पर ग्रो कर रहे थे, N15 मीडियम में ग्रो कर रहे थे। अब जब ई कोलाई का डीएनए N15 से लेबल्ड हो गया, तो इन्होंने ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया किसमें, N14 मीडियम में। N14 में जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है वो N14 होता है, तो इस ई कोलाई को N14 में ट्रांसफर कर दिया। बैक्टीरिया का बेटा जनरेशन टाइम क्या होता है, 20 मिनट्स होता है। जनरेशन टाइम 20 मिनट का मतलब है कि 20 मिनट में बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेगा, और दो बैक्टीरिया बनेगा तो एक डीएनए से दो डीएनए बनना भी जरूरी है, तभी तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा डीएनए डीएनए। अब देखो कि एक यहां से एक डीएनए से दो डीएनए बन रहा है, और दो डीएनए जो बन रहा है उसमें एक स्ट्रैंड N15 से लेवल्ड है, जो ब्लू वाला है, ये किससे लेवल्ड है, N15 से लेवल्ड है। एक स्ट्रैंड जो रेड वाला है, ये नया स्ट्रैंड है, ये किससे लेवल्ड है, N14 से लेवल्ड है। तो यदि डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता तो एक स्ट्रैंड तो यही रह जाता है, एक डीएनए तो यही रह जाता है N15 वाला, और एक डीएनए बिल्कुल नया बनता जो लेवल्ड होता है N14 से, दोनों स्ट्रैंड। तो दो डीएनए बनता दो अलग अलग डेंसिटी का, तो दो अलग अलग डेंसिटी का बनता और उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में डालते, तो यहाँ पर दो बैंड अपीयर होने चाहिए थे। एक डीएनए जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती वो इस लेवल पर अपीयर होता, और एक डीएनए जिसकी डेंसिटी कम होती वो थोड़ा ऊपर की ओर अपीयर होता। लेकिन यहाँ पर एक ही तरह का बैंड दिख रहा है, एक ही तरह का बैंड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो जो ओरिजिनल स्ट्रैंड था, ओल्ड स्ट्रैंड, वो सेपरेट हो गए। जो ब्लू वाला तुम देख रहे हो ये सेपरेट हो गए, वो N15 से लेवल्ड है। अब नया डीएनए जो बना वो N14 से लेवल्ड है। क्यों N14 से क्यों लेवल्ड है, क्योंकि नया मीडियम जो है वो N15 का नहीं है, वो किसका है, N14 का है। तो वो N14 से ही तो लेवल्ड होगा। तो इसकी जो डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी होगी, वो इधर से थोड़ी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल ई कोलाई का डीएनए था उसके दोनों स्ट्रैंड N15 से लेवल थे, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक N15 से लेवल्ड है और एक N14 से लेवल्ड है। तो डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी इसकी,
और डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या अपीयर हो रहा है यहाँ पर 100% हाइब्रिड डीएनए बन रहा है। 100% हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब है कि एक डीएनए का, दोनों ही डीएनए का एक स्ट्रैंड N15 से और एक स्ट्रैंड N14 से लेबल्ड है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ भी वैसे ही। और इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सोल्यूशन में जब हम डालेंगे तो इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, क्योंकि तो देखो ये थोड़ा ऊपर की तरफ ये बैंड अपीयर हो रहा है। ये यदि कंजर्वेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। यदि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता तो यहाँ पर इसी की तरह यहाँ पर बैंड अपीयर होता ऐसा यहाँ पर, लेकिन ये अपीयर हो ही नहीं रहा। तो इसका क्या मतलब है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। आज हम जानते हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन के समय जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, जो ओल्ड स्ट्रैंड है, वो सेपरेट हो जाता है और सेपरेटेड स्ट्रैंड पर, सेपरेटेड ओल्ड स्ट्रैंड पर नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो पहले जनरेशन में हमने क्या देखा कि पहले जनरेशन में 100% डीएनए क्या है? हाइब्रिड है। अब अगले जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन, अगले 20 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद, पहला जनरेशन 20 मिनट्स के बाद मिला, दूसरा जनरेशन 40 मिनट्स के बाद। तो 40 मिनट्स के बाद 2 डीएनए से कितना डीएनए बनेगा? 4 डीएनए। अब देखो कि यहाँ पर पहले जनरेशन का रिजल्ट हमने क्या देखा कि 100% हाइब्रिड था। यहाँ पर अब 50% हाइब्रिड। ये दोनों डीएनए जो है हाइब्रिड डीएनए नहीं, ये दोनों डीएनए हाइब्रिड है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है। तो जो न्यू डीएनए है, क्योंकि अब जो हम इकोलाई को ग्रो करा रहे हैं वो ग्रो करा रहे हैं N14 मीडियम में, तो जितने भी नए स्ट्रैंड बनेंगे ना वो N14 से लेबल्ड, तो N14 से लेबल्ड स्ट्रैंड की डेंसिटी और भी कम हो जाएगी। तो इसका जो ये बैंड कहाँ पर अपीयर हुआ, ये देखो, ये जो ये बैंड थोड़ा ऊपर की अपीयर हुआ। जो बैंड ऊपर की तरफ अपीयर होगा ये दोनों ही N14 से लेबल्ड होगा। ये N गलती से लिखा हुआ था, ये दोनों ही N14 से अपीयर हो लेबल्ड होगा, और ये N15 और N14 है ना, N14 और N15 से लेबल्ड होगा। तो सेकेंड जनरेशन का रिजल्ट हमने क्या देखा कि 50% हो गया हाइब्रिड और 50% क्या हो गया? न्यू डीएनए। इसी तरह से यदि हम थर्ड जनरेशन का रिजल्ट देखें, थर्ड जनरेशन का, तो थर्ड जनरेशन में क्या होगा? 4 डीएनए से 8 डीएनए बनेगा, और 8 डीएनए जब बनेगा तो अब परसेंटेज कितना रह जाएगा? 25% रह जाएगा हाइब्रिड का, और 75% डीएनए क्या हो जाएगा? न्यू। और इसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सोल्यूशन में डालेंगे थर्ड जनरेशन में, तो 25% डीएनए इसी लेवल पर अपीयर होगा, इस लेवल पर, और 75% डीएनए इस लेवल पर अपीयर होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हाइब्रिड देख लो 50% होता जाता है, आधा होता जाता है। पहले 100% था, फिर ये 50% हो गया, अगले जनरेशन में 25% हो गया। इसी को आप यदि फोर्थ जनरेशन में देखोगे तो 12.5% रह जाएगा। तो हर जनरेशन का रिजल्ट क्या दिखा रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में? ये जो चैप्टर है ये बोर्ड्स एज वेल एज नीट दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपको डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। नीट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड? नीट में जो क्वेश्चंस मैंने शुरू में बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, दूसरा कि डेंसिटी ग्रेडियंट सोल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होती है, और मेसेल्सन स्टॉल ने डेंसिटी ग्रेडियंट सोल्यूशन किसका बनाया था? ये याद रखना, सीजियम क्लोराइड का बनाया था। उन्होंने क्या यूज किया था? नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप यूज किया था, N15 यूज किया था, और फिर N15 से लेवल करने के बाद इन्होंने डीएनए को ट्रांसफर कर दिया N14 पर। और वो जितने भी जनरेशन बने, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सब N15 में उन्होंने ग्रो कराया। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि थर्ड जनरेशन के बाद जो डीएनए बनेगा, थर्ड जनरेशन से जो डीएनए बनेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे? तो थर्ड जनरेशन में क्या होगा? 20% हाइब्रिड रह जाएगा और 75% क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। यही यदि तुम्हें फोर्थ जनरेशन के लिए पूछा जाए तो इसका और आधा कर दो और वो परसेंटेज इसमें बढ़ाते जाओ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर जनरेशन का रिजल्ट ये बताता है हमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो एक बार आखिर में बता दूं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब ऑलवेज होगा कि हर डीएनए में एक स्ट्रैंड
ओल्ड होगा और एक स्ट्रैंड क्या होगा, न्यू होगा। ऐसे रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये जो टॉपिक था बच्चों, इतना ही टॉपिक हमें आज की क्लास में कवर करना था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कैसे होता है, जो कि हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी मैं इस पर मेहनत करूं और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।